राम राम ताऊ, राम राम ताई। अभी मैंने हरियाणा में रह के ये सीख लिया राम राम। 3 महीने से, पिछले 3 महीने से टिकरी बॉर्डर पे हूँ और गाजीपुर बॉर्डर पे भी जाते हैं, सिंघू बॉर्डर पे भी जाते हैं। तो हरियाणा पंजाब का तो कुछ अलग लगता ही नहीं है। अब सारे इकट्ठे वहाँ पे बैठे हैं और इकट्ठे ही इस मोर्चे का सामना कर रहे हैं। जिस तरह से हरियाणा ने पंजाब को प्यार दिया है, चाहे वो दूध के रूप में दिया हो, चाहे वो छाछ लस्सी हमें रोज़ आपके गांव से पीने के लिए मिलती है, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ये रहते मैं कहती हूँ कि ये वाला जो मोर्चा है हिस्ट्री में याद रहेगा। जैसे एक पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन आया था, भगत सिंह के चाचा ने लड़ा था लाला लाजपत राय के साथ, ये आंदोलन भी वैसा ही रहेगा। आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी कैसे हरियाणा और पंजाब ने एकजुट होकर इस आंदोलन का साथ दिया था। और रही बात ये पानियों के मुद्दे की, जो बार बार हर कोई सरकार लड़ाना चाहती है, चाहे SYL का मुद्दा लेके आए, बस हम यही कहना चाहते हैं जिस तरह से हम ये काले कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं इकट्ठे मिलके, ऐसे ही हम पानियों का मुद्दा तो बहुत छोटी चीज़ है, ज़मीन रहनी चाहिए सबसे पहले। तो हमें बस पॉलिटिक्स में जो सरकार के जो MLAs हैं, जब वोट मांगने के लिए आते हैं हमारे पास, तो एक इमोशनल बातें करके किसानों के साथ खड़े होंगे, वो करके चले जाते हैं। हमें उनकी बातों में नहीं आना है। बस आने वाली इलेक्शंस में बस उनको चित्रों के हाथ डाल देना बस, क्योंकि जो MLAs आपके पास आए थे वोटें मांगने के लिए, मैं तो ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपके, मैं नहीं जानती थी हरियाणा में ज़्यादातर पॉलिटिक्स, क्योंकि कलाकार जो होते हैं वो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मैं तो इस आंदोलन में इसलिए आई क्योंकि मेरे पिता ने अपनी सारी ज़िंदगी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए दे दी। और उन्होंने मेरे को जाते टाइम भी एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें लिखा था, ना हिंदू बनना, ना मुस्लिम बनना, ना सिख बनना, सबसे उठ कर एक इंसान बनने की कोशिश करना और हमेशा मेरे किसानों के लिए और मजदूरों के लिए आवाज़ बुलंद करना। मुझे नहीं पता मैं इस जंग में ज़िंदा रहूँगा जहाँ मुझे जेल में डाल देंगे, क्योंकि पता ही है तानाशाह सरकार जो भी आवाज़ उठाता है सरकार के खिलाफ, जहाँ तो उनको मरवा देती है, धर्म के नाम पर, हिंदू सिख मुस्लिम के नाम पर दंगे फसाद कराती है। जैसे RSS ने अभी भी 26 तारीख को जो किया है वो हम सब जानते हैं। जो 26 को उन्होंने किस तरह से RSS के लोग किसान बन के भी आए थे, झंडे लेके भी आए थे, पुलिस पे पत्थर भी फेंके थे। तो ये पॉलिटिक्स तो इनकी हमेशा से चलती रहेगी, क्योंकि इन्होंने यही पॉलिटिक्स से पैसे कमाने और अपना घर भरना है। चाहे वो स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी 2006 में, आप मुझे बताइए, चाहे कांग्रेस आई है, चाहे BJP आई है, किस सरकार ने समर्थन किया था स्वामीनाथन रिपोर्ट का, जो हमारे किसानों को जिंदा करने वाली रिपोर्ट थी, जिसमें सभी अच्छी चीज़ें थी हमारे किसानों के लिए। और आज ये हमारी MSP को भी फिनिश करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं। जो हमारे 5 एकड़ से नीचे के किसान हैं उनको क्या रेट मिलेगा फसल का अगर MSP ख़त्म हो जाएगी हमारे यहाँ। ऊपर से खादें इतनी महंगी हैं, हमारा लेबर वर्क इतना महंगा है, बिजली के बिल इतने महंगे हैं, सभी प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। हमारे इंडिया को ये ना फॉरेन कंट्री बनाकर छोड़ देना चाहते हैं असल में। और जो हमारा बम्बियों का पानी है ना, इसको भी इनका बस चले तो बिस्लरी वाटर में पानी डाल के ये भी बेच देंगे। और इन्होंने, मोदी जी ने, ये पहला प्राइम मिनिस्टर आया जिसने सब कुछ बेच दिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है। अब तो किसानी बिलों को भी इन्होंने, कोरोना की आड़ में एक स्पेशल कमेटी बनती है, बुद्धिजीवियों की कमेटी बनती है, जिसकी जब ये बिल पास होते हैं, इन्होंने किसी तरह की कोई सलाह नहीं ली। बस मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि 2009 में अंबानियों ने एक जियो रिटेलर नाम का एक काम शुरू किया था। उससे पहले इनका डीजल का और पेट्रोल का बहुत बड़ा बिजनेस चलता था। तो बाहर की कंट्रियों ने एक सलाह की थी कि आने वाले टाइम पर हम, ग्लोबल वार्मिंग होती है ना, कि जैसे पोल्यूशन हो जाता है, तो उसके लिए हम डीजल पेट्रोल बंद कर देंगे। तो हम क्या खोलेंगे कि ये इन्होंने अपना ये खाने का बिजनेस शुरू कर लिया, फूड का बिजनेस शुरू कर लिया। इनको पता है ये सबसे सेफ धंधा है और इसमें सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं, और कपड़े का बिजनेस सबसे सेफ धंधा है। तो इन्होंने सोचा कि हम ऐसे बिल पास करेंगे जो ये स्टेट में जो व्यापार कर सकते हैं, जो प्राइवेट मंडियां लेके आएंगे, सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। जैसे अभी इन्होंने जियो सिम लेके आए थे, पीछे जियो सिम भी साथ में ही लॉन्च किया था। पहले ये सस्ते दाम में जिम देते हैं, इंटरनेट फ्री में देते हैं ताकि सभी खरीद लें और बाकी कंपनियां कम पड़ जाए। ऐसे ही प्राइवेट मंडियां खोल देंगे, अच्छे दाम देंगे। जब सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी तो सरकार प्राइवेट मंडियों में बोलेंगे ये वाला बीज लेके आओ। हर तरह की हमारे ऊपर कंडीशंस रखेंगे, जो किसान नहीं देंगे तो वो वैसे आधे किसान मर जाएंगे, छोटे किसान तो वैसे ही मर जाएंगे उनके नीचे आकर। तो ये इनकी सारी कॉन्स्पिरेसी है कि कैसे ये किसानों को लेबर बना सके
लेबर बना के छोड़ दें और उनकी ज़मीनों को ख़त्म कर दें। और वैसे भी अंडानियों ने कितने कितने बड़े ये गोदाम तो बना ही लिए, पहले से ही गोदाम बना लिए थे। इनकी सारी मिली भगत थी इस टाइम पर। तो हमें मिलजुल कर इस टाइम पर ना तो किसी की बातों में आना चाहिए, ना किसी गवर्नमेंट की बातों में आना चाहिए। हमें सिर्फ पंजाब, हरियाणा, अभी तो राजस्थान भी बहुत हद तक हमारे साथ जुड़ गया। हम यूपी में भी कल महापंचायत करके आए थे, वहाँ 2 लाख से ऊपर लोग जुड़ गए थे। अभी इस आंदोलन में बहुत सारे रंग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो बोलेंगे कि हम आपके लिए खड़े रहेंगे, हम आपके लिए वायदा करेंगे, जो जिस तरह से पॉलिटिशियंस करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बीजेपी की तरफ से घुसाए जाएंगे हमारे अंदर। सो हमें ये पहचानने की ज़रूरत है कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन बीजेपी की तरफ से घुसाया जा रहा है इस आंदोलन में, इस आंदोलन को ख़राब करने के लिए, इस आंदोलन को बेचने के लिए। सो हम अगर एक एक ताऊ अपने मन में ठान ले कि हम जब तक हमारे बिल रद्द नहीं हो जाते हम वहाँ उस सीमा से नहीं उठेंगे, और हमारे ग्राम पंचायत में से, हमारे गांव में से जो हमने एक मता पास किया है कि 10-10 लोग जाते रहेंगे जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं हो जाता। जैसे धर्मेंद्र हुड्डा ने कहा कि फसल को जलाने की या खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे आपस में ही हम कितनी दुकानें हैं जो खुद की हमारे भाइयों की दुकानें, हम वहाँ पे जाके बेच सकते हैं, वहाँ पर जाके दे सकते हैं, वहाँ पे आपस में ही दे सकते हैं। इन सरकार वालों को ना दें, कम से कम हमारा खुद का घर का तो बिजनेस हो सकता है ना, उसमें व्यापार भी हो सकता है। हम कनक किसको नहीं चाहिए, आटा किसको नहीं चाहिए, चावल किसको नहीं चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। ये तो शहर में अगर किसान खुद भी अपने करियाने की दुकान खोल ले और बेचना शुरू कर दे तो इनसे महंगा बेच देगा। जहाँ आज जो काम अंबानी अंडानी कर रहे हैं, रिलायंस के बड़े बड़े स्टोर खोल के इस टाइम पर, वही जो आप 150 रुपये किलो देते हो वहाँ पे वो 550 रुपये किलो देते हो। वही यहाँ पर जो शुगर केन, जो गन्ना है, गन्ना एक जो पूरा गन्ना होता है ना, वो अगर हम जाए ना रिलायंस फ्रेश में जाके लेने, उन्होंने छील के ना एक पैकेट के प्लास्टिक पैकेट में डाल के रखा होता है, वही आपको 250-300 रुपये का मिलता है वहाँ पर। सो इतना महंगा बेचते हैं, हमें लूट लूट के बेचते हैं। तो ये व्यापार हम भी कर सकते हैं, हम तो रोज ही देखते हैं। तो हम क्यों अपनी फसल खराब करें, हम उल्टा इनको अपना बिजनेस करके दिखाएंगे। सोचते हैं कि किसान लोग बिजनेस नहीं कर सकते, हम बिजनेस भी कर सकते हैं। इनको लगता है जो हमारे भोले किसान हैं वो सिर्फ जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है गरीबी से उसी तरीके के कपड़े डाल के रखते हैं। उनको इतना नहीं पता कि इनके बच्चे बाहर भी पढ़ने जाते हैं, इनके बच्चे वेल एजुकेटेड हैं, इनके पास पैसे हैं, सब कुछ है। ये अगर करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। ये तो हमने अपनी गवर्नमेंट, हम क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हम अपनी गवर्नमेंट खुद चूज़ करते हैं। बट लोकतंत्र है तो ये अभी आपको सबको लग रहा होगा कि ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी नहीं है, अभी तो डिक्टेटरशिप दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछले 3 महीने से हम बॉर्डर पे बैठे हैं और हमारी तानाशाह सरकार, हमारे मोदी जी के ऊपर एक भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो उल्टा पार्लियामेंट में हंसते हैं हमारे ऊपर। हमें परजीवी, मेरे को शब्द नहीं पता था परजीवी किसको बोलते हैं, खून चूसने वाले हमारे किसानों को बोलते हैं। मैं ये बात पूछना चाहूँगी मोदी जी को कि ये जो कॉर्पोरेट कंपनीज का जो साथ दे रहे हैं, जिनकी गोदी में ये अभी बैठे हुए हैं, जो इनकी पार्टी की फंडिंग करते हैं, परजीवी वो है जो हमारा खून चूस चूस कर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं कि हम है परजीवी। नरेंद्र तोमर जी ने पीछे बात बोली कि ये जो भीड़ इकट्ठी कर रहे हो इससे आपके बिल वापस नहीं होने वाले। तो मैं नरेंद्र तोमर जी से भी ये बात बोलूंगी कि यही भीड़ आपको कुर्सी पे बिठाती है, यही भीड़ इकट्ठी करके आप रैलियां इकट्ठी करते हो, वोट डाल दो हमें, और यही भीड़ को आप बोल रहे हो कि ये भीड़ इकट्ठी करने से कुछ नहीं होगा। ये भीड़ चाहे तो आपकी सरकार गिरा भी सकती है। देखिए, मैं एक लड़की होकर, मुझे नहीं पता, मैं ये बातें मुझे सीखी हैं ये सारी, मैंने इसी आंदोलन के दौरान जो चीज़ें हो रही हैं, जो कर रही हैं, जो मैं देख रही हूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मेरे पिताजी कॉमरेड थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, और मेरे साथ जो पंजाब में, मैं हरियाणा की एक बहुत अच्छी तारीफ़ करना चाहूँगी जो मैंने 3 महीनों से देखी है। कम से कम आप में ना धर्मवाद की कोई बात नहीं है, आप में इनकलाबी खून है। आपके यहाँ मैं जहाँ पे भी देखती हूँ छोटू राम जी की फ़ोटो लगी होती है, भगत सिंह की फ़ोटो लगी होती है। मतलब आपका बहुत ही अच्छा, मतलब मेरा खुद का दिल करता है कि मैं पंजाब से शिफ्ट होके हरियाणा में आ जाऊँ। मतलब इतनी अच्छी बात है। आप देखिए, हर किसी का अपना कारोबार है, हर किसी का अपना काम है। मैंने भी अपना, चलो अपना काम छोड़ दिया, मैंने अपनी फिल्में छोड़ दी। मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा धमकियाँ आती थी कि आप अपनी मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है उसको ईडी की धमकी दे देते हैं, या फिर उसके ऊपर
देशद्रोही के पर्चे डालकर उसको अंदर कर देते हैं, या फिर अंबानी अंडानी जो पिक्चरों में पैसे लगाते हैं उनके खिलाफ बोलने पर उनको भी बोलते हैं कि आपको पिक्चर नहीं देंगे। मैंने बोला कि मेरे बाप ने अपनी सारी ज़िंदगी किसानों के लिए दे दी थी, तो मैं अपने किसानों के लिए ही खड़ी रहूँगी। मेरे बापुओं के लिए, मेरे ताऊओं के लिए, मेरी ताइयों के लिए 100 फिल्में कुर्बान हैं। मैं फिल्में नहीं करूँगी, मैं लोक सेवा करूँगी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला शायद तुम्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा। मैंने कहा अगर मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता ना, बोलते हैं ना कि जो अदाकारा होती है वो तो किसी भी क्षेत्र में जाके खड़ा हो जाए तो मैं जाके भाषण देती। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी वहाँ जाके टिकरी बॉर्डर पे टेंट में रहने की? क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैं यहाँ पर हरियाणा में भी जगह जगह पर जाके जा रही हूँ, और मैंने मतलब हर जगह पे जा रही हूँ। मुझे कौन सी राजस्थान में इलेक्शन लड़नी है, जहाँ मुझे हरियाणा में इलेक्शन लड़नी है, जहाँ मुझे जाके यूपी में लड़नी है। तो ये सारी बातें जो हैं, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर आजकल आईटी सेल चला रखे हैं आरएसएस वालों ने, ये बहुत तरह की बातें करते हैं आपको एक बिठाने के लिए। पीछे मेरे पिताजी के लिए बातें करना शुरू हो गई। इसका बाप कॉमरेड था, तो इसके बाप ने मेरे एक बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार होता है अपने बाप के साथ। तो जिस दिन मैं पहले दिन आंदोलन में आई थी तो मैंने बोला मैंने अपने बाप को नहीं देखा, बट मैंने इतने बाप देखे मेरे सामने बैठे हैं, मैं अपने बाप को इनमें देखती हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज ये है कि मैं इनकी सेवा करूँ और इनके हकों के लिए लड़ूँ। तो इन्होंने बहुत सारी बातें की। उसके बाद खालिस्तानियों ने जिन्होंने बहुत सारी ये जो पंजाब में इस टाइम पे चल रहा है ना, इन्होंने बहुत सारी, चाहे वो आरएसएस के एजेंडा हो, चाहे वो गवर्नमेंट का बीच में घुसाए हुए लोग हों जो एक दूसरे को तोड़ने की बात करते हैं, मारने की धमकियां दी, जैसे तेरे बाप को मारा था वैसे मार देंगे, बहुत सारी बातें की। पर मैं ये बोलती हूँ कि अगर मैं एक लड़की होकर यहाँ खड़ी होके हर एक बॉर्डर पे, चाहे यूपी जाके, राजस्थान जाकर, एक एक टोल पर आके बेदाग, कोई सिक्योरिटी नहीं है, मेरी सिक्योरिटी आप लोग हो, मेरी सिक्योरिटी मेरी माएँ हैं। जिसने गोली मारनी है मार दो। मेरी माँ को घबराहट होती है क्योंकि मेरी माँ के पास सिर्फ मैं हूँ। मैं ये बोलती हूँ माँ ये मत सोचो कि मैं ही हूँ, मेरी जैसी हज़ारों लड़कियाँ हैं तुम्हारी, ये सोचो एक सोनिया जाएगी 100 सोनिया आएंगी सच के साथ लड़ाई करने वाली। तो हमें इस तरह से उठ के हमेशा, मैं ही नहीं, हमारी बहनें, मैं बोलती हूँ कि हम इनमें से भी हमारे भाई, सब लोगों को हिम्मत करके हर एक टोल टैक्स पे हर जगह पर जाके बोलना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए, एकजुट, ताकि सरकार के ऊपर दबदबा बढ़ सके। पीछे मैंने सुना एक यहाँ पर आपके अभय चौटाला जी हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत अच्छी बात की उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं चाहती हूँ अभय चौटाला जैसे और भी जितने भी यहाँ पर आपके पास आते हैं ना एमएलए, उनको भी बोलो इस्तीफा दें ताकि सरकार के ऊपर दबदबा बने। ये जितने कांग्रेस वाले बैठे हैं, जितने सभी हैं, अगर ये सारे इस्तीफा दे देना ताऊ आज, तो आज सरकार के ऊपर दबदबा बनेगा, तो हरियाणा की सरकार भी टूट जाएगी। ये क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? वैसे वोट लेने के लिए तो जब आपके पास आते हैं तो बोलते हैं हम तो आपके लिए बात करते हैं, अभी हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं। ऐसे किसी बंदे को अपने आंदोलन में घुसने मत दो जो पॉलिटिशियन है, जो सब आज भी वो वोटें इकट्ठे करने के लिए ही आएंगे। देखो मेरी बातें कईयों को चुभेंगी पर मैं सच बोलूंगी क्योंकि मेरा इमोशनली आपके साथ लगाव है, मैं तो आपके लिए बोलूंगी। देखिए जो लोग यहाँ पॉलिटिशियंस आएंगे वो अपनी वोटें इकट्ठी करने आएंगे, जो भी आएगा उसको बोलो सबसे पहले तो व्यक्तिगत रूप पे इस्तीफा दे के आओ, तब तुमको हमें आपको साथ में बिठाएंगे, नहीं तो हम नहीं मानते आपकी बात। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, ना तो मैं किसी पार्टी से हूँ, ना मैं कांग्रेस से हूँ, ना मैं बीजेपी से हूँ, ना मैं किसी पार्टी से हूँ। जिसने भी इस्तीफा, जो भी हम मेरे ताऊ के लिए इस्तीफा देता है ना, आज मैं अपने काम से इस्तीफा देकर यहाँ खड़ी हूँ। अगर सोमवीर जी ने दिया है तो उनके लिए भी प्रणाम है, उन्होंने भी दिया है। जो इंसान इस्तीफा देकर यहाँ पर आएगा ना, हमारे किसानों के बीच में, हमारे ताऊ के बीच में, आज इस्तीफे की बात नहीं, आज हम अपने काम से भी इस्तीफा देकर बैठे हैं। आज हमने भी अपना काम छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा? अपने लोगों के लिए, अपने किसानों के लिए। और मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि हर कोई अपने किसानों के लिए इस्तीफा देकर इनके साथ बैठे, ताकि सरकार के ऊपर दबदबा बने और सरकार टूटे और मोदी सरकार टूटे, ताकि ये बिल हमारे वापस हो। बस अगर मेरी तरफ से किसी को बुरा लगा हो तो माफ करना, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपके लिए बोलूंगी और आपके लिए सच बोलती रहूंगी, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन की बातों में मेरे को विश्वास नहीं है। अगर ये पॉलिटिशियंस अच्छे होते तो आज हम यहाँ सड़क पे ना बैठे होते, आज यहाँ ना बैठे होते, आज मेरे बूढ़े बापू यहाँ ना बैठे होते, आज मेरी माँ यहाँ ना बैठी होती, धक्के खा रही होती। अगर इन्होंने कुछ पार्लियामेंट में किया होता आज हमारे लिए, तो स्वामीनाथन रिपोर्ट ही पास करवा लेती, इतना करना था। तो बस यही कहना चाहूंगी। बाकी किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।